सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अकाउंट्स के अंदर, व्हाई वी हैव टू स्टडी अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ते क्यों। तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सा सेंस समझते हैं। सबसे पहली बात कि अकाउंट्स होता क्या है कि अगर एक ली लैंग्वेज में बताया जाए तो इसका मतलब है हिसाब किताब है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि हिसाब किताब क्यों रखना ज़रूरी है और किसका रखना चाहिए। तो उसके लिए देखो एक छोटा सा एग्जांपल है। लेट्स से सपोज आपका जो पर्सनल खर्चा होता है, जो आप लोग घर पे जो भी खर्च करते हैं, जैसे आपने फूड आइटम्स पे कुछ खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपने कुछ खर्च किया, कुछ शॉपिंग के लिए किया, किचन वेयर के लिए जो भी किया, आपको कुछ पॉकेट मनी मिला जिसे आपने सेव किया। अब ये क्या है, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा 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 एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट आता है क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं, और क्या हम इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझो। जैसे मान लो आपको 5,000 रुपीज़ दिए गए, आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपीज़ दिए और बोला कि आप शॉपिंग वगैरह कर लो, जो भी आपको चाहिए सामान ले आओ। अब आप जाते हैं, आपने कुछ कपड़े खरीदे, कुछ शूज़, कुछ एजुकेशन का सामान, बुक्स वगैरह सारा खरीद के लाए। शाम को आपसे पूछा गया कि हाँ जी बताइए कहाँ कहाँ खर्च किया। तो इन द इवनिंग आपने सारा का सारा सब कुछ प्रॉपरली बता दिया कि भाई 4,900 रुपीज़ यहाँ यहाँ पर खर्च हो गए, और 100 रुपीज़ मेरे पास बचे। तो 5,000 पूरा हो गया। ठीक है, ये आज का दिन। अब आज आपने बता दिया। अब यही अगर हिसाब मैं आपसे लेट्स से सपोज 10 डेज़ के बाद पूछूं, तो आप पूरा 4,900 का नहीं बता पाएंगे, आप नियर अबाउट थोड़ा बहुत मुझे बता पाएंगे। और यही चीज़ अगर मैं आपसे 6 मंथ के बाद पूछूं, तो शायद आपको ये भी याद नहीं होगा कि आप शॉपिंग के लिए गए। सो अब पॉइंट ये आता है कि अब आपने कहा कि सर मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो जब आपको याद नहीं रहेगा तो इससे हमें कोई इफ़ेक्ट पड़ा नहीं पड़ेगा। रीज़न भी ये हमारा पर्सनल पैसा था, हमें पता है हमने इस पैसे को अपने लिए ही खर्च किया। ठीक है, आप ही ने इसे अर्न किया था, आप ही ने इसको स्पेंड किया। तो अगर आपको ये याद भी नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसी चीज़ को एज इट इज़ हम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करें तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं। ठीक है, जो एक साथ बिजनेस को रन करने आते हैं, एंड सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बिजनेस को ग्रोथ करें, डेवलप करें। अब पॉइंट एक सिंपल सा है, बिजनेस के अंदर तो बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, समहाउ हम लोग लेट्स से सपोज सामान खरीद रहे हैं जिसे हम परचेज़ करना कहते हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे रहे हैं, उन्हें बोनस दे रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ खर्चा हो रहा है। लेट्स से सपोज डेली रूटीन पे आपके पास चाय आ रहा है, उनके लिए ब्रेड आ रहा है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे प्रमोशंस कराते हैं या बैनर्स में प्रमोट करा रहे हैं। आपके एम्प्लॉयज़ का कन्वेंस का खर्चा हो रहा है, आपने उन लोगों को फ़ोन दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, इंटरनेट दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो इंटरनेट का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है। ठीक है ना, अब इतना सारा खर्चा बिजनेस के अंदर हो रहा है, और वो भी अलग अलग लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग लोग कर रहे हैं, और किसका पैसा खर्च कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऊपर जो एग्जांपल था उसमें हम अपना पर्सनल पैसा खर्च कर रहे थे, बट ओवर हेयर हम किसका पैसा खर्च कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वो पैसा कहाँ पर खर्च हुआ। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें मेमोरी में सिर्फ 10 दिन के लिए पता हो, वो हमें करीब करीब एक लाइफ टाइम कह सकते हैं, या कुछ 5 ईयर 10 ईयर तक पता रहना चाहिए। तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कि भाई हमें एक प्रॉपर सेंस पे मेमोराइज रहे कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ पर खर्च हुआ, कौन कौन से खर्चे हुए, कहाँ कहाँ से बिज़नेस में इनकम हुई, कितनी इनकम हुई, कितना हमने इस बार प्रॉफिट कमाया। ठीक है, जैसे आप एक छोटा सा 6th 8th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ते थे कि SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब बिजनेस के अंदर एक इवेंट तो नहीं हो रहा ना कि आप एक पेन बेच रहे हो, यहाँ पर तो डेली रूटीन पे वर्किंग हो रही है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब पे ध्यान को रखने के लिए, प्रॉपरली कैलकुलेशन करने के लिए, सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट्स वाई अकाउंट्स इज कॉल्ड द बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, बिजनेस की जो लैंग्वेज है उसे अकाउंट्स कहा जाता है, और यही हमें बताता है कि बिजनेस को किस तरीके से इन अ सिस्टमैटिक वे
हमें उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और मैनेज करना है। जैसे इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके ने किसी अपने एम्प्लॉय को मुंबई भेजा, ठीक है, किसी ऑफिस वर्क के लिए वो मुंबई गया। अब उसने वहाँ पर रहा होगा तो उसने एकोमोडेशन का कुछ खर्चा किया होगा, उसने खाया पिया होगा, लेट्स से लंच डिनर जो भी उसने किया होगा, उसने फ़्लाइट ली होगी, लेट्स से वी आर इन दिल्ली, दिल्ली से मुंबई गया है, मुंबई से वापस आया है, वहाँ पर उसने ट्रैवलिंग भी की होगी। एंड लेट्स सपोज उन सब का खर्चा मिलाकर 20,000 आया, उसको 30 कर लेते हैं, ठीक है, 30,000 रुपीज़ आया। अब ये 30,000 उसने पहले खुद ही खर्च किया। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस आता है, वो कैशियर के पास जाता है और उसको बोलता है सर मेरा मुंबई का आने जाने में, खाने पीने में, सब में 30,000 रुपीज़ खर्च हुए हैं, आप मुझे क्या कर दीजिए, रीइंबर्स कर दीजिए। रीइंबर्स का मतलब वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं तो बिज़नेस पर्पज़ से गया था। अब पॉइंट ये आता है, जब आपने कहा रीइंबर्स कर दीजिए तो कैशियर सबसे पहले क्या कहेगा, भाई ये 30,000 का हिसाब दो, ठीक है, इस 30,000 का क्या दो, हिसाब दो। अब वो 30,000 के हिसाब में सारे के सारे बिल्स पकड़ाएगा, देखो यहाँ पर खर्च हुआ है, यहाँ पर, उसका वो टोटल करेगा। अब उसको क्या करेगा, प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा और उसे अपने पास प्रिजर्व कर लेगा। अब आप समझिए, आज से 6 महीने बाद भी अगर आपको पूछा जाएगा कि सर मुंबई गए थे लास्ट टाइम, कितना खर्चा हुआ था, थोड़ा आइडिया लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा जाना है, बोलना है भाई मैं लास्ट मंथ गया था या 6 मंथ पहले गया था, डेट्स, उसका डेटा निकाल के दीजिए, आप देखेंगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब चाहे आप इसको 5 साल बाद देखो, 3 साल बाद देखो, 10 साल बाद भी देखो, तो भी आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई वी यूज़ अकाउंटिंग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आ गया कि हम लोग अकाउंटिंग यूज़ क्यों करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझी, आपको कई बार आ जाता है कि अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस की लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसको हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। अब क्यों करना होता है, ताकि हम ईजिली चीज़ों को मेमोराइज कर पाएँ, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करें, लेट्स सपोज आज से 2 साल पहले आप पिकनिक गए थे कहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ पर आप गए थे उसके बारे में आप बताओ, तो आप बहुत कम बता पाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको उस पिकनिक की एल्बम दे दूँ तो आप उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है, किस फॉर्म में, स्नैप्स फॉर्म, ठीक है। दैट इज़ अ फोटोग्राफी, ठीक है। बट अब हमें इसी चीज़ को, रिकॉर्डिंग को सीखना है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कि अकाउंट्स की फॉर्म में हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग रिकॉर्ड, तो इसका फर्स्ट चीज़ जो होता है वो होता है रिकॉर्ड करना। बट रिकॉर्ड करने से पहले 2 चीज़ें की जाती हैं, पहले हम उसे समझते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अब अकाउंटिंग का मतलब समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो उन टर्म्स में सबसे पहले अगर आप देखें तो वी हैव सम प्रोसेस, इसी को कह देंगे, तो स्टेप्स हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो पहला स्टेप जो आता है अकाउंटिंग के लिए, वी हैव सम स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है, इसमें जहाँ जहाँ पर अकाउंटिंग की वोकैबुलरी आएगी अलग से। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो व्हेन वी से ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का सेंस क्या होता है कि कोई भी जो इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, अब बिज़नेस के अंदर तो डेली रूटीन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपको आके मिल रहा है, आपने अपने फाइल पकड़ाई, आपने अपनी चाय पी, आपने कन्वेंस से कहीं पर गए, आपने स्टेशनरी का कुछ सामान मंगाया, तो पूरे टाइम इवेंट्स चलते रहते हैं। पर उन सब इवेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक ऐसा जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, एक ऐसा जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम अकाउंटिंग के अंदर उन सारी इवेंट्स या एक्टिविटीज़ को लेते हैं जिनके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, जिसे हम मॉनेटरी नेचर का कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी नेचर का कहते हैं। तो वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, उनको कहा जाता है बेसिकली ट्रांजैक्शन। कोई एग्जांपल है, ठीक है, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके भी आ जाएगा सर, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ में मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो सारा क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, आपने लेट्स से सपोज एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी और क्लाइंट्स के लिए खाना मंगाया, ठीक है। जो आपने ऑर्डर किया, तो जितना भी फूड आइटम आया, जितने भी पैसे का, उसमें मनी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन है। आप मान लीजिए बैंक गए अपने ऑफिस के पर्पस के काम से, तो आपने यहाँ से लेकर बैंक तक के लिए कैब किया, तो कैब में जो पैसे दिया आपने वो एक्सपेंस है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है।
आपने किसी से गुड्स खरीदे आगे फर्दर बेचने के लिए, तो जब आपने खरीदे तो आपका खर्चा हुआ कि आपने आगे चल के पैसे देने हैं उसको, चाहे इमीडिएटली दिए चाहे आने वाले फ्यूचर में दिए, तब भी आपका क्या हुआ, बिजनेस का मॉनेटरी हुआ, तो ये भी क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो ये भी क्या है हमारे लिए, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वो सारी चीज़ें हैं जिसमें मॉनेटरी नेचर आए। इसके बाद ट्रांजैक्शन के अंदर फर्दर दो पार्ट्स और हैं। अगर हम बात करें कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक पर्सनल नेचर की और एक बिजनेस पर्पस की। ठीक है, तो हमें जो रिकॉर्ड करनी है वो करनी है बिजनेस पर्पस की। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या खर्च किया क्या नहीं किया उससे हमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें किसके बिहाफ पे रिकॉर्ड करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर रिकॉर्ड करना है। तो पर्सनल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें हमें रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहली एक चीज़ सिंपल सी क्या समझाई, मॉनेटरी होनी चाहिए और बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शंस हमारे पास दो टाइप की होती हैं, अभी आपके पास आ जाएगा, चलो उसको तभी ले लेंगे, एक सिंपल तरह से पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शंस हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शंस और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इमीडिएटली कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देती हैं। यानी कि अगर आपको पास पैसा आना है तो ऑन स्पॉट आपके पास पैसा आ गया, और अगर आपके पास से पैसा जाना है तो ऑन स्पॉट पैसा चला गया। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। इनफ्लो मतलब आना, इनफ्लो का मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं उधार। ठीक है, जैसे आपने समटाइम्स होता है ना, पर्टिकुलर टाइम के बाद आप पेमेंट कर देंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी इसका प्रॉपर जब हम टर्म्स करेंगे तब आएगा। मॉनेटरी नेचर, तो हमारा फर्स्ट चीज़ जो खत्म हो गई दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है ये ऑलरेडी आपको की करके दिया होता है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। रीज़न बिंग जो आपकी बुक है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड करके दिए हैं, तभी तो अकाउंटिंग की बुक बनी है ना। तो इसलिए आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिकल आप उसमें नहीं है उसमें कि बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बुक में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड करके दिया होगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या सेंस होता है, देखिए आप जब बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो अलग अलग चीज़ों को सेल परचेज कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, या उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल डलवाया, बिज़नेस की जो कार थी उसके अंदर जो बिज़नेस के लिए यूज़ होती, अब वो लीटर्स में आया। आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शुगर मंगाया फॉर द टी पर्पस, वो किलोग्राम्स में आया। आपने कोई कपड़ा किसी पर्पस से मंगाया, वो मीटर्स में आया। आपने कुछ चीज़ें मंगाई, कुछ पीसीज में आई, कुछ किलोग्राम्स में आई, ठीक है ना, कुछ सेंटीमीटर्स में आई। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो अलग अलग यूनिट में आती हैं। तो आपने एक सिंपल सा चीज़ समझा हुआ है, जैसे हम मैथ्स में करते थे, अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के यूनिट्स होती थी, जैसे किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, किसी की क्वांटिटी है, कोई नंबर, तो हम इन सबको एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करते थे। एंड दैट कॉमन यूनिट जो भी क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर जो कॉमन यूनिट है वो है मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि मनी टर्म्स में। हम सारी की सारी चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम सभी चीज़ को मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम इजीली उन्हें क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ और समझ पाएँ। तो अकाउंट्स में जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो दो चीज़ें, एक तो मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस पर्पस की होनी चाहिए, एंड तीसरा इन मनी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके दो जो हो गए वो हो गए आइडेंटिफाई एंड मेजरमेंट, और ये दोनों चीज़ें आपको बुक्स में मिलेंगी, मतलब जो क्वेश्चन मनी वाली होंगी ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन में इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्व हो, जब मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट आती है, चाहे वो कैश में हो, बैंक से हो, पेटीएम हो, ऑनलाइन हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप जिस मर्जी से पैसे की इन्वॉल्वमेंट में आएंगे वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। बिजनेस पर्पस वाली हम लोगों ने लेनी है। ओके, चलो, तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा क्वेश्चन में करके मिलेगा। अब आपको जहाँ से शुरू करना है दैट इज पार्ट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जहाँ से शुरू करना है दैट पार्ट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, कि आपको सबसे पहले ये जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी इनको करना है रिकॉर्ड। ठीक है, और हम रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ये आपका चैप्टर 8 है जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखना होगा। तो अभी के लिए बस आप थ्योरेटिकल पॉइंट पे जा रहे हैं कि वो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उन सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। और हम रिकॉर्ड करते हैं किसकी हेल्प से, वी रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल सी शीट बताऊं जर्नल एंट्री कैसे होती है,
तो आपके जो बुक का नेम होता है डबल कीपिंग बुक एंट्री। सो डबल कीपिंग बुक एंट्री का सेंस ये कहता है कि अकाउंट्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, यू कैन से टू साइड्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड डेबिट साइड, सेकेंड इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड। हम जितना अकाउंट्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको यही दो चीज़ें मिलेंगी, वन इज़ द डेबिट वन, सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट वन। ठीक है, सो हम लोगों को यही दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड कॉल्ड डेबिट, सेकेंड ऑन द राइट साइड कॉल्ड क्रेडिट। So that is basically accounting recording done with the help of journal entries having two effects, debit and credit, वो सारी transactions जो business purpose को effect करती हैं। अब जब आपने transactions को record कर लिया, ठीक है, अब आप अगर एक सिंपल सा हम बात करें, जब हम transactions को record करते हैं तो business के अंदर बहुत सारी transactions होती हैं। अगर हम commonly मेजर की बात करें तो मेजर सेंस में आप समझ सकते हैं कि भैया कुछ कैश ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, रोज़ पैसा आ रहा होगा जा रहा होगा, कुछ बैंक की ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, कुछ परचेज ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, कुछ सेल्स ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, कुछ जर्नल एंट्रीज जो डिफरेंट पर्पस की होती हैं वो हो रही होंगी। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस भी मान के चलें तो नियर अबाउट में 20 ट्रांजैक्शंस तो होती होंगी एक दिन की, और ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही छोटे से बिजनेस की। और अगर ये बिज़नेस लेट्स से सपोज एक साल में 300 दिन वर्क करने वाला है तो हमारे पास 3 to 6,000 ट्रांजैक्शंस हो गई। और अगर अब आपका सीनियर या लेट्स से बॉस आपको बोलता है यार मुझे उस महीने की बैंक की वो वाली ट्रांजैक्शन ज़रा दिखा दो किसको मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और अब आपको ये 6,000 ट्रांजैक्शन में ढूंढना पड़े तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक जॉब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सी बात है, समझे आप जब छोटे होते थे तो आप 3 in 1 लगा लेते थे क्योंकि काम बहुत छोटा होता था। अब आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अब आपने क्या हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रजिस्टर लगा रखा है? नहीं, आपने सब रजिस्टर्स को अलग अलग किया हुआ है कि भाई ये अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स का, ये बीएस का। क्यों किया हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि अब क्वांटिटी बढ़ गई है, मुझे चीज़ों को सेपरेट रखना ही पड़ेगा। सेम अप्लाई यहाँ पर होता है क्योंकि हमको पता होता है डे बाय डे ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को अलग रखना है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसी को कहा जाता है जब हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह ग्रुप करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? क्लासीफाई। ठीक है, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और हम क्लासिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेजर करते हैं। तो जैसे वो चैप्टर 8 है आपका फॉर द जनरल एंट्री, और ये चैप्टर 9 हो जाएगा इन द क्लासिफिकेशन पोर्शन। I'm just telling chapter 8 and 9 with the respect to T.S. Grewal. Okay, किसी और बुक का हो सकता है, कुछ और हो। So, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सुबह जब मॉर्निंग प्रेयर होती है तो स्कूल के जो सारे बच्चे होते हैं ग्राउंड में हैं। ठीक है, सभी क्लासेस के सब एक साथ हैं, और उसके बाद जब क्लास डिसबर्स होती है प्रेयर के बाद तो सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। तो जहाँ पर आपको इतने सारे बच्चे दिख रहे थे वो अपने आप ही क्या हो गए? क्लासीफाई हो गए। अब आपको पता है अगर आपको किसी पर्टिकुलर बच्चे से बात करनी है, किसी एक क्लास के प्लस किसी एक सेक्शन के, तो आप सीधा उधर ही जाते हैं और आप बहुत ईजिली उस बच्चे से बात कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम इस ट्रांजैक्शंस के साथ होता है कि अगर एक साथ देखोगे तो बहुत सारी हैं, बट व्हाट वी हैव डन, वी जस्ट क्लासीफाई करने का सेंस कि हमने सारी जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन थी उनको सबको एक साथ कर दिया, ग्रुप कर दिया। एंड हम ये ग्रुपिंग करते किसकी हेल्प से हैं? विद द हेल्प ऑफ लेजर। ठीक है, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेजर और क्लासीफाई कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज़ कॉल्ड समराइज। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड समराइज। अब पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय समराइज। तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो इट्स अ सेंस इज कि लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, आपने अपने बिजनेस में बोला हुआ है कि एम्प्लॉयज़ का जितना भी टेलीफोन का खर्चा, मोबाइल का खर्चा होगा आपकी कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो आपके पास लेट्स से सपोज 20 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक का ऑन एन एवरेज बिल मान लेते हैं हम लोग 600 रुपीज़ आता है हर महीने का। तो 6 यूज़र 12,000 हो गया। ठीक है, और 12,000 आपने पूरे के पूरे 12 मंथ दिया, पूरे साल की अगर हम बात करें तो आपने 1,44,000 रुपीज़ दिया। ठीक है, आपने कितने रुपीज़ दिए? 1,44,000 रुपीज़ आपने दिए। अब अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं 20 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ हो गई क्योंकि 20 एम्प्लॉयज़ है, अलग अलग आपको बिल ला के दे रहे हैं, और 20 × 12 240 हो गया ना। सो 240 ट्रांजैक्शंस आर देयर। अब एज अ सीनियर, एज अ बॉस, आप किस में इंटरेस्टेड होंगे? ये एक 240 ट्रांजैक्शन में या ये सिर्फ एक अमाउंट में 1,44?
1,44,000, क्योंकि आपको ये पता नहीं चले जानना कितना पैसा दे रहे हैं। किस एम्प्लॉय पे क्या खर्च हुआ, आपको ये जानना है कि मैंने पूरे साल में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टेलीफोन खर्च बिल किया। कितना भरा, तो आपको नीडेड है 1,44,000। सो इसी को क्या कहा जाता है, समराइज़ करना। तो हमने क्या किया, पूरे साल ट्रांजैक्शंस किया, उन सबको अलग अलग जगह क्लासीफाई किया और उन सबका एक टोटल बैलेंस निकाला कि भाई एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर हमने कितना कितना पैसा खर्च किया है, कि भाई पूरे साल में लेट्स सपोज हमने कितनी सैलरी दी है, या कैश पूरे साल ट्रांजैक्शन में भी कितना कितना कैश खर्च हुआ है ना। बैंक ट्रांजैक्शन। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जो हमें क्या बताता है, हमें हर एक चीज़ का बैलेंसेस बताता है। अब जैसे ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाता है, समराइज़ के अंदर जैसे ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाता है, हम लोगों को दो चीज़ें बनानी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब ये एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस का सेंस क्या है, इसको आप बिल्कुल अपनी स्कूल लाइफ से कंपेयर कर सकते प्रॉफिट हैं। हुआ, लॉस हाँ, हुआ ओवरऑल। कैसे, जैसे आप किसी भी क्लास में होते हैं, आपके पूरे साल टेस्ट वगैरह चलते हैं, यूटी हो रहा है, टर्म 1 हो रहा है या टर्म 2 हो रहा है, फाइनल्स हो रहे हैं, रिपोर्ट है ना? कार्ड में एंट्री चल रहा और लास्ट में क्या होता है, आपके लिए एक एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे आप लोग रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, ठीक है। है, ये ओवरऑल साल भर पूरे परफॉर्मेंस साल कैसी का। रही। ऐसे ही सेम आपने एंड प्रोडक्ट जो तैयार करना होता है बिजनेस का, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल Financial स्टेटमेंट। statement। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके बारे में दो चीज़ें बताती है, एक पूरे साल में बच्चे ने कैसा परफॉर्म Performance। किया, दूसरा बच्चे की क्लास में कोई पोजीशन आई है या नहीं आई है, हाँ। ठीक है। सेम वे आपको भी ये दो ही चीज़ें बताती है कि पूरे साल में आपने अपने बिजनेस के साथ कैसा परफॉर्म किया, यानी कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जनरेट किया, ठीक है, कि प्रॉफिट किया तो कितना था, लॉस किया तो कितना था, एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के। एंड फॉर द पोजीशन थिंग, कि भैया बिजनेस की पोजीशन क्या रही, उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अगर मैं आपको एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है बुक का। जब हम ये चीज़ बनाना सीख लेंगे तो आपका 11th क्लास का कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ बट थ्योरी के लिए आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ अगर हम शुरू से समझे तो सबसे पहले हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने मेजरमेंट किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, क्लासीफाई किया विद द लेजर, ट्रायल बैलेंस समराइज किया, एंड देन वी जस्ट प्रिपेयर द एंड प्रोडक्ट जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। दो चीज़ें पता करने के लिए, वन इज़ परफॉर्मेंस, P&L बनाया, पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाया। अब क्योंकि रिपोर्ट कार्ड प्रॉपर्ली तैयार हो गई है, सब कुछ आ गया, तो अब इसे क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, देखने के लिए कि आपने कैसे किया। तो सेम में हम इसको भी प्रेजेंट करते हैं और क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है कि भाई आपने जो पूरे साल में जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी आपने फाइनेंशियल्स में पैसा कमाया है या प्रॉफिट जनरेट किया है, वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं या नहीं, किस चीज़ पर कितना खर्चा किया है, ज़्यादा तो नहीं किया है, कम किया है, एनालाइज करना, क्या ठीक है, गलती हाँ। करी, क्या अच्छा करा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एनालाइज करनी है, इंटरप्रिटेट करनी है, उसमें से निकालनी है, एंड एट लास्ट आपको इसे क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट मतलब बताना है उन लोगों को जो इसके यूजर्स हैं। इंटरप्रेटिव मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेट का मतलब होता है, जैसे आप देखिए एक्सरे होता है, एक्सरे को तो आप भी देख सकते हैं, हम भी, बट हम देखते रहते हैं, उससे कुछ समझ नहीं आता, बट डॉक्टर उसको देखता है और आपको फिर बताता है कि सर ये वाली बोन में यहाँ पे लेट्स से क्रैक आया या आया। अब उसने क्या किया, उसने इंटरप्रिटेट किया, उसमें से उस चीज़ को निकाला कि ये चीज़ क्या कह रही है, ठीक है ना। जैसे हम लोग करते हैं ना, हिंदी की पोएम्स वगैरह कवि वगैरह सुनाते हैं, शेर, उसमें कहते हैं भावार्थ क्या है, भाव क्या है इसका, कि शब्दों पे मत जाओ, इसके भाव में जाओ। तो शेयर का वो ग्राफ होता है, उसे एनालाइज करो। सो हाँ, वही जैसे आपका शेयर्स के भी होते हैं, उसके लिए भी। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इंटरप्रेट करना। और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किनको कम्युनिकेट करते हैं, टू द यूजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन यूजर्स को जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका रिजल्ट है जो, वो आपको, आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को, रिलेटिव्स को चाहिए, और किसी को नहीं चाहिए। ऐसे ही सेम ये बिजनेस की जो भी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल्स हैं, जो इसके यूजर्स हैं उन्हीं को चाहिए। जैसे बैंक इससे जुड़ा हुआ है, जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो इससे जुड़े हुए हैं, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, वो सारे के सारे इससे जुड़े हैं। तो उन लोगों को क्या चाहिए, इसे हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा।
तो दिस इज़ अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसको एक बार ज़रा बुक के फॉर्मेट में भी देखें तो So accounting, you can say, is an art of recording, classifying, summarizing and communicating. इधर वो नहीं आएगा ठीक है, वो नीचे आ जाएगा अभी करेक्टर 6 में, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट में दिया ना डेफिनेशन कि रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, समराइज करके हमें उसे कम्युनिकेट करना है किसको, यूज़र्स को। किस लिए, ताकि वो एक डिसीजन ले सकें कि आने वाले टाइम में हमें बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, ठीक है। ये कुछ यूज़र्स हैं, जब ये आप थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तब आपको समझ आ जाएगा। और एंड दैट्स द रीज़न हम इसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम करेक्टर 6 की बात करें तो करेक्टर 6 में आप देख सकते हैं हमारा पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर करेक्टर 6 में अकाउंट्स के क्या क्या चीज़ें बताता है कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। करेक्टर 6 तो अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ वही है कि आपको ट्रांजैक्शंस लेनी है कौन सी, जिनमें फाइनेंशियल नेचर है। फाइनेंशियल नेचर मतलब जिसमें मॉनेटरी नेचर आएगा और जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जो आपके बिजनेस को क्या करेगा, आपके बिजनेस की पोजीशन को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। सेकेंड हमें करना होता है मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, कि आइडेंटिफाइड जितनी ट्रांजैक्शन है उनको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, ठीक है। जैसे आप एक नॉर्मल चीज़ में समझते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, या तो आप इंडिया में अगर कर रहे हैं उसी चीज़ को तो आप रुपीज़ में करेंगे, यूएसएस वगैरह में कर रहे हैं तो आप डॉलर्स में लेंगे, ठीक है। तो आपने मेजर कर लिया। दोनों चीज़ें होने के बाद हमें ट्रांजैक्शंस को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करने के बाद हमें नेक्स्ट करना होता है क्लासीफाई, ठीक है। और क्लासीफाई करते हैं हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह रखकर, और उस चीज़ को क्या कहा जाता है, लेजर बुक कहा जाता है। क्लासीफाई करने के बाद हमें चीज़ों को क्या करना होता है, समराइज करना होता है। समराइज हम क्या करते हैं, जो भी क्लासीफाइड डेटा है उसको इस तरीके से बनाना कि लोगों को समझ आए और उनके लिए यूज़फुल रहे। जैसे मैंने अभी आपको बिल वाला एग्जांपल दिया था, आप 600 रुपये एक एम्प्लॉय पे खर्च करते हो, वो आपको कुछ नहीं समझाएगा, बट आपको 1,40,000 रुपये पूरे साल में खर्च करते हो, ये समझ आएगा, ताकि आप सोच सकते हैं कि यार ये ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, मैं कम प्लान में कुछ काम कर सकता हूँ, है ना। तो दिस इज़ व्हाट दिस इज समराइज, जो आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब ये पूरा बन जाता है एज अ ट्रायल बैलेंस, तो हम इससे क्या क्या बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट हमें बताती है पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है परफॉर्मेंस, कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस। इस चीज़ को क्या किया जाता है गाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट आए हैं, कि आपने बिजनेस अच्छा किया है या बेकार किया है, हाँ, उसे समझा जाता है देखकर, और बताया जाता है कि इनको यूजर्स को जिनको इसकी ज़रूरत है, किस लिए, ताकि एक जजमेंट लिया जा सके जो आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। देन इट इज़ कम्युनिकेटिंग द होल थिंग, जो भी आपने इंफॉर्मेशन निकाली है वो सारा का सारा कम्युनिकेट किया जाता है जस्ट टू मेक अ मीनिंगफुल डिसीजन, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग करेक्टर 6, जो इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर जो करेक्टर 6 होती है। और यही सेम एज इट इज़ अगर हम चलेंगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो अगर आपको कभी अकाउंटिंग प्रोसेस आता है तो आपको ऊपर वाला ही सेम लिखना है कि भाई सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजरिंग किया, देन रिकॉर्ड किया विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री, क्लासीफाई, समराइज के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मेजरमेंट में ऊपर ही आ जाएगा। देन वी हैव समराइज किया विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एंड प्रोडक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट किया, एंड लास्ट कम्युनिकेट किया टू द यूजर्स, जो उससे एक डिसीजन ले सकें, ठीक है।